स्टूडेंट आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कॉनकेव रूल क्या होता है, कॉन्वेक्स रूल क्या होता है और हम किस तरीके से अपना जो थेरेपी है या अपनी जो मैनुअल मोबिलाइजेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रूल कर रहे होते हैं। कुछ जॉइंट हमारी बॉडी के ऐसे हैं जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स रूल जहाँ पे प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा होता है तो उसे उधर डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देती चलूँ कि आप सब अपने शोल्डर पर फ्लैक्शन करके देखिए। फ्लैक्शन क्या होती है? बिल्कुल आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। अगर कोई पेशेंट कहता है कि मेरे हाथ जो है वो ऊपर तक नहीं उठता, मीन्स उससे फ्लैक्शन नहीं होती, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होती, तो हमारा जो शोल्डर है वो क्या है, जो है वो एक जॉइंट है, ठीक है ना। वहाँ पे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव स्ट्रक्चर्स मिल रहे होते हैं। जो कि आपकी ह्यूमरस है वो क्या हो जाती है, कॉन्वेक्स हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल। और कॉन्केव टाइप का आपका स्कैपुलर वाला जो रीजन है वो पूरा क्या हो जाता है, आपका ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है ना वो कॉन्केव हो जाता है। कॉन्वेक्स के अंदर कॉन्केव मिला, ठीक है। फिर आपसे क्या हो रही है, आपकी फ्लेक्शन नहीं हो रही। फ्लेक्शन ठीक करना हो तो आप बोलोगे कि मैडम हमारा जो है आगे की तरफ हाथ नहीं जा रहा है, फॉरवर्ड जो है ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप अपनी शोल्डर के ऊपर काम करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव स्ट्रक्चर जॉइंट प्रोटोकॉल, तो आप क्या दोगे, ऑपोजिट मूवमेंट दे रहे होगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी फ्लेक्शन ठीक करनी है तो आप एंटीरियर डायरेक्शन में उसको मूव नहीं कर रहे होगे, आप उसको पोस्टीरियरली ग्लाइड्स दे रहे होगे। मीन्स एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अगर आप एंटीरियर टू पोस्टीरियर मूव करके ग्लाइड्स दे रहे होगे तो आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट बेहतर होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ आपकी एक्सटेंशन नहीं हो रही है, ठीक है, एक्सटेंशन कैसे होती है शोल्डर की, पोस्टीरियरली जब आप मूव कर रहे होते हो तो आपने पोस्टीरियरली ग्लाइडिंग नहीं देनी है, आपने इंटीरियर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना है ताकि आपका जो शोल्डर है वो ओपनिंग हो जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स रूल। इसकी डिटेल में जाने से पहले प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो, जो कि यूट्यूब पे बहुत मज़ेदार सी एक वीडियो आएगी, उसे देखते हैं। ये जॉइंट सरफेसेस दिखाया गया है कि कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है, ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है। कहते हैं कि कॉन्केव बोन अगर मूव ना हो रही हो एंड द कॉन्वेक्स बोन इज़ मूविंग, आपको बताया ना किस तरह से शोल्डर की फ्लेक्शन हो रही होती है। ये देखिए फ्लेक्शन हो रही है या एबडक्शन कर रहे हैं, अगर आप इसको सामने से देखें तो क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो ह्यूमरस कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड मूव हो रही है। और हाथ आगे जा रहा होता है। इसी तरह से आपका नी जॉइंट है, ये आप देख रहे हैं फीमर और टिबिया है आपका, ये आगे जा रही है, आपकी फीमर मूव कर रही है। कॉन्केव सरफेस आपका कौन सा हो गया है वो आपने देखना है। फीवर आपकी कॉन्वेक्स होगी और वो कॉन्केव हो गया है, किस तरीके से हो रहा है। ये देख रहे हो कि किस तरह से कॉन्वेक्स सरफेस कॉन्केव के ऊपर मूव कर रही है। तो व्हाट अबाउट अगर कॉन्केव मूव करे कॉन्वेक्स पर, ये क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स कॉन्केव मूव कर रही है कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर। अपनी एक्सटेंशन करके फील करें, हम इसमें जॉइंट स्पेस भी देखे होंगे और मूवमेंट देखे होंगे कि किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ठीक है। अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर अगर आपका कॉन्केव के ऊपर मूव कर रहा हो, अगर कोई बोन हो तो वो आप अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देते हैं तो आपका जॉइंट ठीक हो जाता है। अगर कॉन्केव स्ट्रक्चर है वो कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर आपकी काम कर रही है तो आप सेम डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल नी की अगर मैं आपको बोलूँ एक्सटेंशन करके देखिए, और कोई पेशेंट है वो कहता है मेरी नी की एक्सटेंशन नहीं होती है, तो आपने क्या करना होता है, नी की एक्सटेंशन के लिए अपोजिट रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा होता है। तो आपने क्या करवाया होता है, एक्सटेंशन नहीं हो रही, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही, तो आपने पोस्टीरियर इंटीरियर ग्लाइड देनी होती है। लेकिन जब आप शोल्डर की बात कर रहे हो और अब आप देख रहे हो शोल्डर के अंदर आपकी फ्लेक्शन मतलब एंटीरियर मूवमेंट नहीं हो रही, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो। क्यों? क्योंकि ये बोन्स का डिफरेंस होता है कि कॉन्वेक्स कॉन्केव के ऊपर बोन है या कॉन्केव कॉन्वेक्स के ऊपर है। शोल्डर एबडक्शन करके आप देखें,
कॉन्वेक्स आपकी ह्यूमरस आ गई और कॉन्केव के ऊपर किस तरह से मूव कर रही है। एबडक्शन हो रही है तो ह्यूमरस आगे जा रही है और ग्लेनोइड कैविटी आपकी इंफीरियरली मूव कर रहा है। तो आपने क्या करना है, ऑपोजिटली मूव करवाया, ठीक है, क्योंकि कॉन्केव ओवर द कॉन्वेक्स है। इंटीरियर पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर ग्लाइड्स आपने उसको पेशेंट को दी। यही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि द कॉन्वेक्स ऑन कॉन्केव रूल में क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन क्या होती है, ऑपोजिट हो जाती है, जो मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्ट होती है। फॉर एग्जांपल एबडक्शन नहीं हो रही, एबडक्शन नहीं हो रही तो आप सब अपनी अपनी एबडक्शन करके देखिए शोल्डर जॉइंट के ऊपर, तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारी कौन से स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। कॉन्वेक्स ऑन कॉन्केव है, नॉट कॉन्केव ऑन कॉन्वेक्स है। अगर कॉन्केव ऑन कॉन्वेक्स हो तो फिर आपने सेम डायरेक्शन में मोबिलाइजेशन करवानी, और कॉन्वेक्स ऑन कॉन्केव हो तो आपने ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करवानी। एक और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके कौन से 3 जॉइंट ऐसे हैं जो कॉन्वेक्स ऑन कॉन्केव रूल फॉलो करते हैं, कौन से 3 ऐसे हैं जो कि कॉन्केव ऑन कॉन्वेक्स कर रहे होते हैं। तो आपने इंफीरियर ग्लाइड देना शुरू की अपने शोल्डर को, ठीक है, ऑपोजिट, नॉट इंफीरियर के सुपीरियर ग्लाइड नहीं दी। आपने जैसे ही इंफीरियर ग्लाइड दी तो क्या हुआ, आपका जो जॉइंट है वो बेहतर हो गया। तो ऑपोजिटली आपने मूव करवाना होता है। ये देख रहे हैं आप, इंफीरियरली मूव की अगर आपको अपनी एबडक्शन को इम्प्रूव करना है। So what about mobilization for concave and convex? No one ever asked, but you should at least know. स्टैंडिंग के अंदर है पोजीशन, और आप जो है ना हैमस्ट्रिंग कर्ल्स कर रहे हो। सेम डायरेक्शन में आपको मूव करना है। Why? Because here on concave on convex implies the same direction. Because we want more movement in this direction. Yeah, देख रहे हैं, concave on convex. So the direction of joint mobilization is the same as the direction of the restricted movement. But अगर आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव रूल है तो फिर आपकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अपोजिट टू द जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड। ये देखिए फ्लाइजन और एक्सटेंशन नी की दोनों इम्प्रूव करना होती है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। और पोस्टीरियर ग्लाइड आप दे रहे हैं। ये बताया गया कि अगर कॉन्केव और कॉन्वेक्स हो तो आपने क्या करना है। तो अगर जॉइंट मोर्फोलॉजी देखें तो मैंने आपको बताया या तो कॉन्वेक्स रूल होता है या कॉन्केव रूल होता है, राउंडेड होलो होता है, और कॉन्केव बिल्कुल घाट की तरह होता है, शैलो होता है। जॉइंट सरफेस आर डिफाइंड एज या तो ओवॉइड होते हैं या सेलर होते हैं। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स आर्टिकुलर पार्टनर सरफेस, और सेलर क्या होता है, सैडल शेप के होते हैं। एंड कॉन्वेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें बताया गया है कि कॉन्वेक्स सरफेस की जो है वो मोर कार्टिलेज होती है सेंटर के ऊपर, जबकि कॉन्वेक्स की क्या हो जाती है, कॉन्केव की पेरिफेरी के ऊपर हो जाती है कार्टिलेज। जिस तरह से आपको एक जॉइंट दिखाया गया, अगेन वही एनाटमी है। रूल्स ऑफ मोशन क्या होते हैं,
ये वही थोड़ा सा इसको बताया गया कि कॉनकेव मोशन रूल क्या होता है। कॉन्वेक्स सरफेस इज स्टेशनरी एंड द कॉनकेव सरफेस मूव। ये आपने दिखाया, ये फिक्स है, ये जो फिक्स है ये आपकी क्या है, कॉन्वेक्स है, और ये जो ये है ये कॉनकेव है। अब आपने मूवमेंट बेहतर करनी है, ये क्या आपका आ गया है, डायरेक्शन बता रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको पोस्टीरियरली मूव करना है, तो ऑपोजिट। आपने इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपने ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स ऑन कॉनकेव होगा तो क्या होगा, और कॉनकेव ऑन कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा। ये कॉनकेव का बताया गया कि ऑस्टियोकाइनेमेटिक के सेम डायरेक्शन में आपने मूव करना है, ठीक है। कॉनकेव मोशन रूल बता रहे हैं, अगर कॉनकेव को आपने बोन की मूवमेंट को इम्प्रूव करनी है तो आपने सेम डायरेक्शन में करना है, जिस तरह से ग्लाइड या रोलिंग हो गया सेम डायरेक्शन के अंदर हो रहा होता है। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स को कर रहे हो तो फिर आपने क्या करना होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर करना होता है। क्लियर हो गया। इसके अंदर क्या हो जाता है, कॉनकेव जो है वो स्टेशनरी हो जाता है, कॉन्वेक्स क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो आपकी जो मूवमेंट है वो बेटर हो जाएगी। इतना डिटेल में आपने नहीं जाना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए। रूल ऑफ मोशन क्या होते हैं, हर जॉइंट एक तरह का नहीं होता, हर जॉइंट पे मूवमेंट एक तरह की नहीं होती, कभी कोई स्टेशनरी होता है, कोई लेस मूवेबल जॉइंट होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है। तो इसीलिए आप स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। फंक्शनल रोल एंड ग्लाइड एनालॉग, द मोस्ट कॉन्ग्रुएंट द मोर ग्लाइड, द मोर इनकॉन्ग्रुएंट द मोर रोल। आपके सामने कोई भी जॉइंट जो होता है वो प्रॉपरली अपना 100% कब दे रहा होता है, जब उसके अंदर दोनों मूवमेंट हो रही है, रोलिंग भी हो रही है और उसकी ग्लाइडिंग भी हो रही है। ऑब्लिगेट ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, बेसिकली जो पीपीटी में आपसे शो कर रही है मास्टर्स, एमफिल और एमएस लेवल के ऊपर है, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको टू दी पॉइंट जो आपके मतलब की चीज़ें वो सिर्फ आपको बता दूँ। आपके कंटेंट्स में सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ है कि यू शुड नो व्हाट इज़ कॉनकेव रूल एंड व्हाट इज़ कॉन्वेक्स रूल, व्हाट आर द जॉइंट, कौन कौन सी मूवमेंट आपने फॉलो करनी होती है। At end which asymmetrical capsular mobility cause obligate translatory away from the site of the tightness। कहीं पे अगर टाइटनेस है, फॉर एग्जांपल मेरे शोल्डर के कैप्सुलर रीजन के अंदर टाइटनेस है और मैं फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पा रही, अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करी, क्योंकि ये रूल एक आ गया कॉन्वेक्स रूल, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स बोन को मैं मूव कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरी जो डायरेक्शन है इंटीरियर पार्ट के अंदर वो क्या हो जाएगी, ऑलरेडी ठीक हो जाएगी। टाइटनेस किस वजह से हो सकती है, कैप्सुलर स्ट्रक्चर के अंदर एडिशन हो गया, ठीक है, स्पाज्म हो गया, मसल या टाइटनेस हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, टाइटनेस हो जाती है। सेकेंडरी कैप्सुलर टाइटनेस जो हो जाती है, आपने सुना होगा एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर वगैरह, वो किसी भी डिजीज़ की वजह से हो सकती है। इंजेक्शन स्टेरॉइड्स आपने दिया, हाई डोज दे दी, उसकी वजह से हो सकती है, या आपके वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो गई है, ठीक है, या दूसरा आपकी टाइटनिंग हो जाती है, स्ट्रक्चर टाइटनेस हो जाती है, स्पाज्म की वजह से भी हो सकती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। ट्रीटमेंट प्लान आप किस तरह से डिस्कस कर रहे होते हैं, आप एक्सेस ऑफ मोशन देख रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं किस स्ट्रक्चर को, किस मूवमेंट को आपने ठीक कराना है, कि आपको फ्लेक्शन को ठीक करवाना है, एक्सटेंशन को ठीक करवाना है, एबडक्शन एडक्शन, कौन सी मूवमेंट को आपने ठीक कराना है और कौन सी डायरेक्शन के अंदर आप मूव करेंगे, सिर्फ आपने ये देखना होता है। ट्रैक्शन मैं भी जाके आपको एक और पीपीटी दिखाऊंगी जिसमें आपको रोलिंग, ट्रैक्शन, कंप्रेशन, ये सारी की सारी मूवमेंट कैसे होती है, बोन टू बोन होती है, अवे होती है, या बोन एक बोन अपनी पोजीशन में रहती है, दूसरी जो है वो रोटेट कर जाती है, ग्लाइडिंग क्या होती है, रोलिंग क्या होती है, तो वो वीडियो भी हम देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुलिंग अ बोन सरफेस से अवे चले जाएंगे, सेपरेशन, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रैक्शन। ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपकी क्या होता है, स्ट्रक्चर टाइटनेस हो रही है और वहाँ पे आपके वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स भी, आपके नर्व बाइंडिंग्स भी है और आप उसको क्या कहते हो, रिलीज़ कराना चाहते हो, तो ट्रैक्शन एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके अंदर आप बोन्स को क्या करवा रहे होते हैं, एक दूसरे से ट्रैक करवा रहे होते हैं। ग्लाइडिंग आ गया, ट्रांसलेटरी मूवमेंट होता है, वे द जॉइंट सरफेस आर पैसिवली डिस्प्लेस हो जाता है, पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्लान। आप ये देखें, ग्लाइडिंग एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड करवा रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, ट्रांसलेटरी, मतलब एक डायरेक्शन के अंदर मूव हुई हुई मूवमेंट होती है और थोड़ा थोड़ा सा आप इसको मूव कर रहे होते हो, दिस इज़ कॉल्ड द ग्लाइडिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्लासिफाई करें कौन सा जॉइंट है, डिस्फंक्शन है, क्या वजह है, मस्कुलर टाइटनेस है, न्यूरोलॉजिकल आपकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, आपकी मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है और सर्जेनिक इन्वॉल्वमेंट है।
जॉइंट डिसफंक्शन को आप किस तरीके से करवा रहे होते हैं। ये एक चार्ट है जो कि हर बंदे को याद होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर आपका इंट्रा आर्टिकुलर एडिशन हो जाए, पेरिकैप्सुलर स्टिफनेस हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, आपकी रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर नहीं आ रही होती है। और कैप्सुलर एंडफील हम पढ़ चुके हैं कि एंडफील कैसे होती है, तो वो करवा रहे होते हैं। और हमें क्या ट्रीटमेंट देना होता है, मोबिलाइजेशन करानी होती है। शॉर्ट एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मसल्स ग्रुप, अगर आपके शॉर्ट हो जाए, मसल स्पाज़म हो जाए, तो आप स्ट्रेचिंग की तरफ जा रहे होते हैं। मसल्स वीक हो जाए तो आप स्ट्रेंथनिंग की तरफ आप एमएमटी करके चेक कर रहे होते हैं। आपको पेन आ रहा है तो एम्प्टी एंड फील आ रही होती है, तो आप उसमें मोडेलिटीज़ देख रहे होते हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आप मोबिलाइजेशन देख रहे होते हैं। नर्व रूट आ जाए तो आप उसमें क्या कर रहे होते हैं, न्यूरल टेंशन टेस्ट करके आप देख रहे होते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, न्यूरल मोबिलाइजेशन देख रहे होते हो। सॉफ्ट टिश्यू में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो आप तेज करके देख रहे होते हो, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन देख रहे होते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डिटर्मिनेशन ऑफ द जॉइंट मोबिलिटी, आपने देखना है कि जॉइंट कितना मोबाइल है, आपने सबसे पहले उसे असिस्ट करना है। तो जिस तरह से हम सिस्टम्स को कवर करते जाएंगे तो हर चीज़ को हम असिस्ट भी करते जाएंगे कि जॉइंट मोबिलिटी क्या है और कितनी रिस्ट्रिक्ट है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट मोबिलिटी डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्टली मेथड होता है। डायरेक्ट आप मैनुअल असेसमेंट कर रहे होते हो, चेक कर रहे होते हो डायरेक्शन करवा के। इनडायरेक्टली मेथड ये होता है कि नॉट डिक्रीज एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो है वो नहीं हो रही होती है। अप्लाई आप करके देखना चाह रहे होते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, ताकि आप जो है ना वो आपको पता लग सके कि पेशेंट की कौन कौन से स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है और कौन सा ये जॉइंट इन्वॉल्व है और कौन सी हमने पोजीशनिंग या कौन से डायरेक्शन के अंदर हमने अपने पेशेंट को क्या करना है, ट्रीटमेंट देना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक प्रॉपरली असेसमेंट होती है। बहुत सारी चीज़ें अभी तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को शायद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो और बहुत सारे लोगों को अभी तक क्लियर ना हो। जैसे ही हम लोग सिस्टम के ऊपर मूव करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी मर्ज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल पेशेंट आ रहा है, हिस्ट्री कैसे हुई, असेसमेंट कैसे हुई, सब्जेक्टिव हिस्ट्री क्या, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री क्या है, असेसमेंट कैसे। असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक जॉइंट को क्या देखना है कि वो हाइपर मोबाइल है, हाइपर मोबाइल है, ठीक है। उसके अंदर कौन सी मूवमेंट हो सकती है, कौन सा जॉइंट है, क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड फील कैसे है, टाइटनेस कैसे आ रही है, मस्कुलर प्रॉब्लम आ रही है, वीकनेस है क्या। तो हर चीज़, हर रूल अप्लाई होगा। तो ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ जाके क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपकी कंपाइल हो जाएगी। हाइपो और हाइपर की ग्रेडिंग भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाइपो में क्या होता है, ग्रेड 0 to 2 हो जाता है, जिसमें क्या होता है हाइपर मोबिलिटी हो जाती है। और हाइपर के अंदर क्या हो जाता है, जो आपका जॉइंट है वो स्लाइटली जो है ना वो 4 ग्रेड से 6 ग्रेड के ऊपर जाता है, स्लाइटली हाइपर मोबाइल होता चला जाता है। ट्रीटमेंट बताया गया है कि अगर ये सारी चीज़ें हो तो आपके पास क्या है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि हम इसको अभी दोबारा से देखेंगे जब हम उसकी सिस्टम करेंगे कि अगर आपका जॉइंट हाइपर मोबाइल है तो आपने क्या करना है और हाइपर है तो आपने क्या करना है। आपकी रेस्टिंग पोजीशन में, क्लोज पैक पोजीशन में, जॉइंट ओपन पैक पोजीशन क्या है, क्लोज पैक पोजीशन क्या है, ये भी हम जॉइंट टू जॉइंट डिस्कस करेंगे। रेस्टिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको मैंने पोजीशंस भी बताई थी। 0 पोजीशन है, रेस्टिंग पोजीशन है, कौन कौन सी पोजीशन है जहाँ से हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट ले रहे होते हैं। सराउंडिंग टिश्यू इज़ रिलैक्स एज पॉसिबल, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। इंट्रा कैप्सुलर स्पेसेस देख रहे होते हैं कि वो लार्ज है, कितना मूव कर रहा है, कितना मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन है ना, हर चीज़ अपनी जगह के ऊपर होगी। अनलॉक करना है और जॉइंट प्ले हमने चेक करनी। इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रेस्टिंग पोजीशन है वो स्टार्टिंग पोजीशन है जिसके अंदर सारी की सारी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने जॉइंट को मूव करवाएं, ठीक है। अभी इसमें कोई टाइटनेस वगैरह नहीं होगी। रेस्टिंग पोजीशन से आप अपनी सारी असेसमेंट कर सकते हो, आप अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो दिस इज़ द पोजीशन। क्लोज पैक पोजीशन क्या होती है, जब दो जॉइंट एक दूसरे के करीब है, दिस इज कॉल्ड क्लोज पैक पोजीशन। और कुछ हम उसके अंदर टेस्टिंग कर रहे होते हैं जिस तरह से कि एप्रीहेंशन टेस्ट हो होता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का, ठीक है। लूज पैक पोजीशन क्या होती है, जिसके अंदर जॉइंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा दूर हो जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट एप्लीकेशन प्रिंसिपल दैट गवर्न द पैसिव जॉइंट मोबिलाइजेशन। एक्टिव मोबिलाइजेशन नहीं है, पैसिव मोबिलाइजेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, कब इंडिकेटेड है, कब इंडिकेटेड नहीं है, ये सारी चीज़ें हम जॉइंट टू जॉइंट देखते जाएंगे। मोबिलाइजेशन से क्या हो जाता है, आर्टिकुलर मैकेनो रिसेप्टर्स जो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है कि आपके जो है ना वो रिफ्लेक्स जा रहे होते हैं मसल्स के थ्रू आपके नर्वस सिस्टम के अंदर कि हमने ये मूवमेंट करवाई, और उसके बाद वो बेहतर होते चले जाते हैं। ये पूरा एक फिजियोलॉजिकल है कि मूवमेंट किस
स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने थ्योरी देखी थी कि आर्थोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट क्या होती है, रोलिंग क्या होती है, ग्लाइडिंग क्या होती है, स्पिन क्या होती है, ट्रैक्शन क्या होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा लेक्चर है फिजियोट्यूटर्स की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से बोन जो है रोलिंग के अंदर मूव करती है, ऑपोजिटली ग्लाइड किस तरीके से हो रही होती है, स्पिन किस तरीके से हो रही होती है, ट्रैक्शन। तो दीज ऑल कम अंडर द डोमेन ऑफ आर्थोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट।